नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, उस शिक्षक भर्ती परीक्षा का एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके माध्यम से बच्चे का विकास किन किन अवस्थाओं में किस तरीके से होता है और उनके विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, तथा यह भी हम सीखने का प्रयास करते हैं कि बच्चे के विकास में किस तरीके का शिक्षण किया जाए ताकि बच्चे का विकास सही दिशा में हो सके। तो इसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि यह बच्चे के विकास से संबंधित है और शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न के जो प्रवृत्ति होती है वो सभी सेक्शनों में सबसे अधिक होती है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि बाल विकास से जो प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो आज का जो सेक्शन है, इस सेक्शन को देखा जाए तो आज हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करने की बात करते हैं। क्या कि बाल विकास अध्ययन का इतिहास। इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर जैसे एनवीएस, केवीएस, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, एचटेट, इन सभी में प्रश्नों के आने के चांस अधिक बनते हैं। तो ये क्या है बाल विकास के अध्ययन का इतिहास, तो हम ये इसमें सीखने का प्रयास करेंगे कि जो बच्चे के विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई वो कब से हुई और किन किन महत्वपूर्ण विद्वानों ने इनमें सहयोग किया। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि जो बाल विकास है उसकी अध्ययन के सामान्य इतिहास क्या कहते हैं और इसके अध्ययन की शुरुआत कब से हुई और इसके क्या फायदे हुए। तो देखते हैं कि जो बाल विकास होता है, तो सबसे पहले शुरुआत दौर की बात की जाए तो उसमें मानव विकास की बात की गई। मानव विकास, और यह जो मानव विकास है तो मानव विकास का अध्ययन किया गया। अध्ययन तो जो मनोविज्ञान होता है, तो बाल विकास के अध्ययन की बात जब की गई तो मनोविज्ञान की एक शाखा होती है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की एक शाखा है, उस शाखा का नाम है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यहां पे अगर हम देखें कि बाल मीन्स हो गया बच्चे और मनोविज्ञान का अर्थ हुआ कि मन से संबंधित बातों को देखा जाए। तो शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो जो ये मनोविज्ञान हुआ करता था उस समय, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत देखा जाए कि किन किन चीजों का अध्ययन किया गया। तो शुरुआती दौर की बात करें तो जब हम 16वीं शताब्दी की बात करते हैं, 16वीं शताब्दी, तो 16वीं शताब्दी के बीच में या ये कहें कि 16वीं शताब्दी तक इसके अंतर्गत हम आत्मा का अध्ययन करते थे। इसका अर्थ हुआ कि 16वीं शताब्दी तक जो मनोविज्ञान हुआ करता था वह आत्मा का विज्ञान था। आत्मा का विज्ञान अर्थात आत्मा के अध्ययन की बात करता था। लेकिन समय बीतता गया और आपका समय आता है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि शुरुआती दौर में तो मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता था, लेकिन जब 17वीं शताब्दी आती तो उस समय यह मन का अध्ययन करने लगा। अर्थात कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वह मन या कहें कि मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर उसके बाद समय बीता और आपका आया 19वीं शताब्दी, और जो ये 19वीं शताब्दी थी इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो इस समय के विद्वान थे उन्होंने आत्मा का विज्ञान और मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जो बात होती थी उसको उन्होंने नकारा और कहा कि नहीं, यह जो मनोविज्ञान है यह मन और मस्तिष्क या ये आत्मा का विज्ञान न होकर यह चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान है।
फिर समय बीता और चेतना के विज्ञान से भी बाल के विकास की बात कंफर्म नहीं हुई या उस पर पुष्टि नहीं हो पाई, तो आए आपकी 20वीं शताब्दी। और इस 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो 20वीं शताब्दी में के जो विद्वान हुआ करते थे उन लोगों ने कहा कि जो मनोविज्ञान है यह मुख्य रूप से व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है या व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो शुरुआती दौर में मनोविज्ञान की बात की जा रही थी, तो मनोविज्ञान ने अपने अध्ययन के जो रूप होते हैं या स्वरूप होते हैं उनमें परिवर्तन किया है। कभी वह आत्मा का, तो कभी मन का, कभी चेतना का, और आज जो वर्तमान का समय चल रहा है, इस समय जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो मनोविज्ञान है इसके अध्ययन के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। तो यहाँ पे जो बाल विकास की बात की गई, तो बाल मनोविज्ञान के तहत इनकी बात की गई और इसके क्षेत्र यानी कि आयाम में वृद्धि हुई, जिसके कारण आज हम वर्तमान में जो बाल मनोविज्ञान है इसको हटा देते हैं और वर्तमान में इसे हम जानते हैं, बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से, बाल विकास के नाम से, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, इसका कारण यह हुआ कि पहले जब हम मन मस्तिष्क की बात करते थे, चेतना की बात करते थे, आत्मा की बात करते थे, लेकिन अब बच्चे के संपूर्ण व्यवहार की बात की जा रही है और बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, या ये कहें कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसका अध्ययन किया जाने लगा। इसलिए अब बाल मनोविज्ञान की जगह पे जो शब्द प्रयोग किया गया वह है बाल विकास। तो यहाँ पे देखें कि जो बाल विकास है वो क्या है, सामान्य शब्दों में देखा जाए तो यहाँ पे देखें तो जो बाल विकास है यह एक प्रक्रिया है। अर्थात ये समझिए कि अगर प्रक्रिया चल रही है, इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे का जो विकास है वो क्रमबद्ध तरीके से होगा, सिस्टमेटिक तरीके से होगा। तो क्या है कि बाल विकास एक प्रक्रिया है। अगर हम यहाँ पे देखें जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया के माध्यम से, तो बाल विकास में प्रक्रिया के माध्यम से देखा जाए तो यह गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक जो किसी न किसी तरीके से परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम कहेंगे कि बाल विकास एक प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में परिवर्तन जो होता है उसी का अध्ययन करता है। तो कहेंगे कि किसी न किसी रूप में चलती है। तो हम कह सकते हैं कि बाल विकास क्या है, बाल विकास एक प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और किसी न किसी रूप में चलती है। यहाँ पे अब देखा जाए कि आज वर्तमान में देखा जाए कि गर्भधारण की बात की जा रही है, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे का विकास वहीं से शुरुआत हो जाता है। तो जो बच्चे के विकास की बात हो रही है तो गर्भधारण में यानी कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस समय भी बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं गर्भ संस्कार। आपने महाभारत का एक हिस्सा सुना होगा कि जो अभिमन्यु थे वो माँ के गर्भ में ही कुछ युद्ध कलाओं को सीख लेते हैं। तो वो कैसे सीखे, तो वो जो सीखने की प्रक्रिया थी, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में था, इसका अर्थ हुआ कि उसको जो बाहरी वातावरण होते हैं वो बच्चे को गर्भ में रहते हुए भी प्रभावित करते हैं। अर्थात माँ के गर्भ के बच्चे को बाहरी वातावरण प्रभावित करते हैं। वो प्रभावित जब करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए कि गर्भ संस्कार की बात की गई कि बच्चे के को गर्भ में जब माँ के है
तो उस समय किस संस्कार दिया जाए या किस तरीके का संस्कार दिया जाए ताकि बच्चे का विकास सही तरीके से हो सके। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसे गर्भ संस्कार में हम कहते हैं कि माँ को ध्यान देना चाहिए आहार पे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जब माँ के गर्भ में है तो चिंतन, उस पर चिंतन, या ये कहें कि इसे हम कह सकते हैं ध्यान। फिर हम कह सकते हैं कि माँ को संगीत सुनना चाहिए। फिर इसमें हम और जोड़ सकते हैं जैसे कि माँ को योग करना चाहिए। अर्थात गर्भधारण के समय माँ को इन विशेष तौर की जो 4 चीजें हैं इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर विशेष ध्यान दिया जाता है तो जो माँ के गर्भ में बच्चा है उसका विकास सही तरीके से हो जाएगा। उसकी बुद्धि, लब्धि, या ये कहें कि बुद्धि जो होगी वो तीव्र होगी, प्रखर होगी। उसका शारीरिक विकास जो होगा वो भी सही तरीके से होगा। तो क्या कहा गया? आहार। आप जानते हैं कि कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जब माँ के गर्भ में बच्चा है तो उसका सही विकास हो, इसलिए आहार अर्थात उचित आहार लेना पड़ता है। अगर माँ उचित आहार नहीं लेगी तो बच्चे का विकास भी सही तरीके से नहीं होगा। वहीं पे चिंतन और ध्यान की बात की जाती है तो माँ को चिंतन ध्यान लगाने की जरूरत है जब बच्चा गर्भ में है। क्यों? क्योंकि चिंतन करने से जो मुक्ति का मार्ग होता है, ये कहें कि चिंतन से जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं और माँ उस समय प्रसन्न हो जाती है। और संगीत का अर्थ है, जैसा कि हम जानते हैं कि संगीत के बारे में कहा जाता है कि यह फूड ऑफ सोल, अर्थात कि आत्मा का भोजन होता है। तो जब मधुर संगीत, अच्छे संगीत सुनते हैं तो आपकी आत्मा प्रसन्नचित हो जाती है। और साथ में देखा जाए तो जब माँ संगीत सुनती है, तो जब माँ प्रसन्न होती है, तो जो माँ का संबंध होता है बच्चे के मस्तिष्क से होता है। माँ के मस्तिष्क का और बच्चे के मस्तिष्क का सीधा संबंध होता है। तो जब माँ प्रसन्न होती है तो बच्चा भी प्रसन्न होता है। वहीं पे देखा जाए योग, अगर हम ध्यान से देखें तो जो यह शरीर हमारा है यह 5 तत्वों का योग है। 5 तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इस 5 तत्वों के योग से मिलकर बना हुआ है और इसको ठीक रखने के लिए, सही रखने के लिए योग की आवश्यकता होती है। इसलिए जब गर्भधारण हो अर्थात बच्चा माँ के गर्भ में हो तो उसे गर्भ संस्कार देना चाहिए। और गर्भ संस्कार के तहत हम उसे उचित आहार, माँ को उचित चिंतन, ध्यान लगाने की बात की जाती है और माँ को अच्छे संगीत और योग की बात की जाती है। इससे क्या होगा कि बच्चे के जो बाहरी वातावरण है वो सुखमय हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और माँ से बच्चा प्रभावित होता है तो माँ जब प्रसन्नचित होगी तो बच्चा भी प्रसन्न होगा, बुद्धि लब्धि का अच्छा बालक होगा, ये कहें कि तीव्र बुद्धि का बालक होगा। तो यहाँ पे देखा गया कि गर्भधारण से मृत्यु तक बालक का विकास हो रहा है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से होता है। तो इसलिए गर्भ में जब बच्चा है तो गर्भ संस्कार की बात की जाती है। आइए हम लोग देखें कि जो बालक के विकास के अध्ययन की बात की गई तो बाल विकास के अध्ययन के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए कि जो अगला बिंदु है वो है बाल विकास अध्ययन का इतिहास। बाल विकास अध्ययन का इतिहास की बात की जाए तो हम शुरुआती दौर की बात करें तो जो ग्रीक विद्वान होते थे, तो ग्रीक दार्शनिकों की बात की जाए तो कहेंगे ग्रीक काल के दार्शनिक। तो जो ग्रीक काल के दार्शनिक थे उसमें अगर हम बात करें जो फेमस थे उनमें हम अगर प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो की एक पुस्तक है रिपब्लिक। वैसे तो जो प्लेटो महोदय हैं ये राजनीतिक विज्ञान में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन यहाँ पे हम
बाल विकास की बात कर रहे हैं, तो प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है रिपब्लिक में उन्होंने बच्चे के विकास से संबंधित कुछ बातों को कहा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ग्रीक काल में अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो का जो काल रहा है वो रहा है आपका 427 से लेकर 343 बीसी के लगभग, अर्थात ईस्वी पूर्व की बात की जाए तो उस समय भी बाल विकास पर ध्यान कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से दिया जाता था। तो भी तो उन्होंने प्लेटो ने कहा कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव, अर्थात तो जब बाल्यावस्था में बालक है तो उस समय का जो प्रशिक्षण लेता है वो बाद के आने वाले जो विकास होते हैं उससे उसकी जो व्यावसायिक दक्षताएं होती हैं और जो वातावरण में समायोजन की बात करती है उस पर प्रभाव पड़ता है। वहीं पे हम देखें कि जब आपकी 17वीं शताब्दी आती है तो देखा जाए तो 17वीं शताब्दी की बात की जाए तो जो 17वीं शताब्दी आती है इस समय एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था कामेनियस। तो कामेनियस महोदय ने एक पुस्तक लिखी, या ये कहें कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किया। उन्होंने किसकी स्थापना किया? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की उन्होंने स्थापना की और उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की। इसी समय उन्होंने 2 पुस्तक, या ये कहें कि 1657 में 2 पुस्तक की रचना की। वे 2 पुस्तकें कौन कौन सी थीं? अगर हम देखें तो जो उनकी पहली पुस्तक थी, तो जो पहली पुस्तक थी उसका जो संबंध था वह प्राथमिक शिक्षा से था। वहीं पे अगर हम देखें तो जो उनकी द्वितीय पुस्तक इसमें इन्होंने पाठ्य सामग्री को चित्रों की सहायता से रोचक बनाया गया। यहाँ पे देखा जाए कि जो 17वीं शताब्दी आती है तो उसमें उस समय के जो कामेनियस महोदय थे इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किया और उस समय उन्होंने 1657 के लगभग में इन्होंने 2 पुस्तक, एक पुस्तक जिसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से था और वहीं पे जो दूसरी पुस्तक थी उसमें उन्होंने जो पाठ्य सामग्री हुआ करती थी उनको भिन्न भिन्न चित्रों के माध्यम से उसको रोचक बनाया ताकि बच्चे उसको सीखने में अब रुचि पैदा हो उनको। अर्थात ये देखा जाए तो 17वीं शताब्दी में कामेनियस महोदय ने बाल विकास पे काम किया। ये कहें कि बच्चे का विकास कैसे होता है उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और भी मनोवैज्ञानिक थे जिसमें महत्वपूर्ण योगदान कामेनियस महोदय ने दिया। आइए देखते हैं कि जो 18वीं शताब्दी आती है
18वीं शताब्दी। तो हम देखें कि जो 18वीं शताब्दी आती है उस समय पेस्टोलॉजी महोदय थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पेस्टोलॉजी तो 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी महोदय ने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया, तो हम कहेंगे पेस्टोलॉजी ने। और ये जो विवरण प्रस्तुत किया वो प्रस्तुत किया किस नाम से, तो कहते हैं बेबी बायोग्राफी। और इन्होंने जो अध्ययन किया, ये बहुत अच्छी बात है कि पेस्टोलॉजी महोदय ने जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण बाल विकास पर किया, तो उन्होंने जो आधार बनाया वो अपने ही बच्चे पर अध्ययन किया। अर्थात उनका एक बच्चा था 3.5 साल का। तो कहेंगे कि अध्ययन अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर किया। तो यहां पे देखा गया कि 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी महोदय ने बेबी बायोग्राफी के माध्यम से उन्होंने बाल विकास पे काम किया। और उसके बाद अगर हम देखें तो आइए अगले बिंदु को देखें। तो अगली शताब्दी, आइए देखते हैं 19वीं शताब्दी की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के जो प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने इस पर कार्य किया, उनमें हम कहें तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि टैन महोदय थे, एक डार्विन और प्रेयर। तो इन विद्वानों ने ये कहें कि ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भी बाल विकास पर विशेष कार्य किया और विशेष अध्ययन किया, जिसमें इनसे जो आपसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो इनकी पुस्तकों से पूछे जा सकते हैं कि जिनके माध्यम से इन्होंने ये बाल विकास के अध्ययन पर कार्य किया। तो उसमें अगर हम बात करें टैने महोदय की, तो टैने महोदय ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इन्फेंटी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की। वहीं पे डार्विन महोदय ने जो पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम था बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। और प्रेयर महोदय ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था द माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो ये कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी में टैन, डार्विन और प्रेयर महोदय ने इन पुस्तकों के माध्यम से बाल विकास का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा जो बालक के विकास को प्रभावित करते थे, या ये कहें कि बच्चे का विकास किस तरीके से हो, उस पर उन्होंने अध्ययन कर इन पुस्तकों में रखा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं कि अमुक पुस्तक के कौन लेखक हैं। तो वहीं पे देखा जाए कि 19वीं शताब्दी में ही एक प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई। तो क्या कह सकते हैं कि प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई। ये की गई आपकी 1887 में। और ये कहाँ की गई, तो ये की गई आपकी न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क में की गई और किस लिए की गई, तो ये की गई है आपकी स्थापना बाल अपराधियों को सुधारने के लिए। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया हुआ है कि प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई, तो वो है आपका न्यूयॉर्क में, और कब, 1887 में। आइए अब देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो 20वीं शताब्दी में क्या कार्य किया गया और किन लोगों ने योगदान दिया बाल विकास के अध्ययन पे। तो 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो 20वीं शताब्दी में गैसेल महोदय ने महत्वपूर्ण ध्यान दिया, और उसके बाद आप जानते हैं जीन पियाजे अर्थात पियाजे महोदय ने भी बाल विकास के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया। वहीं पर अगर हम देखें कि गैसेल महोदय ने 2 पुस्तकों की रचना की। एक पुस्तक का नाम था इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, और एक पुस्तक की रचना किया उन्होंने गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। अर्थात ये कह सकते हैं कि इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ और गाइडेंस एंड मेंटल ग्रोथ की रचना किसने की, तो कहेंगे गैसेल महोदय ने की। वहीं पे अगर देखा जाए कि 20वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण या एक है कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, जिन्होंने बालक के संज्ञान अर्थात कि मस्तिष्क से संबंधित जो बातें होती हैं या ये कहें कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर विशेष योगदान दिया, जिनका नाम था जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, उनसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। वे कौन कौन सी पुस्तकें थी, इसमें देखा जाए तो जो उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ड, ये आई थी पुस्तक 1920 में। वहीं पे एक पुस्तक की उन्होंने रचना किया जिसका नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये है उनकी पुस्तक 1926 की। और एक पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, 1930 में। तो यहां पे देखा गया कि कुछ 20वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक थे जैसे गैसेल महोदय और पियाजे, इन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से बालक के विकास का अध्ययन किया और उसकी एक व्यवस्थित व्याख्या की। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज सीखा कि जो बालक होता है उस बाल विकास के अध्ययन से संबंधित हम लोगों ने सामान्य चीज़ों का अध्ययन किया या सीखने का प्रयास किया कि जो बालक के विकास का अध्ययन है उसका इतिहास किस तरीके से कार्य करता है, या ये कहें कि बालक के विकास का अध्ययन किस तरीके से हुआ और उसमें किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये एक सामान्य सी ये कह सकते हैं कि भूमिका थी। तो जो बाल विकास होता है इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, उसका अध्ययन हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि बाल विकास का अर्थ, उसको प्रभावित करने वाले कारक और बाल विकास की क्या महत्व हैं, क्या उद्देश्य हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।